हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने साइंस के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए। तो चलिए अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं और ये क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं। कक्षा 9वीं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रियाओं के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको पहले संतुलित करना सिखाया था समीकरण को, तो उसमें हमने देखा होगा आपने कि हमने समीकरण में कोई बदलाव नहीं किया है। तो वही इसमें दे रखा है कि हम ना ही कोई परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता है और ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है। तो फ्रेंड्स, यही इसके बारे में बता रखे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं अपनी पहली अभिक्रिया को। फ्रेंड्स, हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, इसके आपको नाम से पता लग रहा होगा, संयोजन यानी साथ में जोड़ने की अभिक्रिया। यानी यह अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो दो अभिकारों का एक उत्पाद बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बनाती है। फ्रेंड्स, जैसे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उसका उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये बुझा हुआ चूना है और ये जल है। ये बुझा हुआ चूना और जल मिलकर कैसे बिना बुझा हुआ चूना और जल मिलकर कैसे बुझा हुआ चूना का निर्माण कर रहे हैं और इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड का जल मिलकर अकल उत्पाद यानी एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ऐसी अभिक्रिया कहते हैं यहाँ तक। फ्रेंड्स, ये संयोजन अभिक्रिया की एक परिभाषा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे कुछ बॉक्स में दिया रखा है, इसे हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हम बॉक्स में दिए हैं, इसे हम पढ़ते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। सेम फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत हम अपने घरों में कभी हम पेंट वेंट कराते हैं तो उस पर अगर हम देखेंगे ऐसे खरोच के, तो एक पतली सी परत आपको मिलेगी। तो वो परत ही कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात तो यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो फ्रेंड्स, ये था कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र। इसे आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब हमारे शरीर में कई हड्डियाँ टूट जाती है तो हमारे प्लास्टर होता है ना फ्रेंड्स, जब हमारे प्लास्टर होता है तो तभी कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। फ्रेंड्स, ये अभिकारक है
और ये अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अकेला उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको और उदाहरण बताता हूँ, जैसे Mg+O2 MgO। तो फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये भी एक उसका ही उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। यहाँ पे ये अभिकारक है। फ्रेंड्स ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अभिकारक होते हैं और जो इधर की साइड होते हैं ये उत्पाद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ उदाहरण थे, इन्हें आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी अभिक्रिया है। चलिए तो फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ते हैं। H2 यानी गैस तथा ऑक्सीजन यानी गैस से जल का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे ये जल का निर्माण हो रहा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये संयोजन अभिक्रिया की एकदम सही और सही परिभाषा है। इसे आप चाहे तो कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसमें ये लिख दीजिएगा, भाई दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। हमने ये भी देखा है कि अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। फ्रेंड्स अगर मिश्रण गर्म होगा तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, भाई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इसके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। प्राकृतिक गैस का अध्ययन, CH4 यानी गैस प्लस 2O2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये एक प्राकृतिक गैस का अध्ययन है। ये उदाहरण याद कर लीजिएगा आप। ये अगर आपको पूछ ले पेपर में कभी, भाई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी बताओ, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? फ्रेंड्स तो आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स हमें ऊर्जा किससे मिलती है? जब हम खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो हमें वो शरीर में पचता है, जिससे और फ्रेंड्स हमारे खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, जीवित से लेके यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि ग्लूकोज का समीकरण, रासायनिक समीकरण बताइए। तो फ्रेंड्स ये ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण है, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा मुश्किल बताऊंगा नहीं याद करने के लिए। जो
याद जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हमारी अभिक्रिया है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे नाम से पता लग रहा है वियोजन यानी अलग करने वाली अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक गंध का आप सूंघ सकते हैं। फ्रेंड्स ये कोई, अब हमने पहले क्रिया क्लास 30 में पहले पेज में तो उस क्रिया का आपके बारे में बता रखा है। यहाँ पे ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका मतलब वियोजन हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे ये टूट गया, जैसे यहाँ पे ये आयरन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स सल्फेट और ये सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, सल्फर ट्राइड। तो आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में अकल अभिकारक टूट कर यानी एक अभिकारक टूट कर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ये एक उत्पाद अकेला अभिकारक था, ये कैसे टूट के वियोजन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड एक जैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विभिन्न उद्योगों में यूज होता है बहुत चीज़ें बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। फ्रेंड्स ये इसका एक उदाहरण है, सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप पिछले हमने पढ़ा था कि ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अभिकारों को हम ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसे ही जब वियोजन अभिक्रिया में भी उसमें ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये चूना पत्थर है और ये बुझा हुआ चूना टूट गया कैसे, ऊष्मा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्रिया का 1.6 में दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्रिया का आप है, इसे आप पढ़िएगा, खुद करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। ये भी अभिक्रिया इस प्रकार होती है। फ्रेंड्स ये पहले क्रिया का आप है ना, ये वाली जो इसका ये उदाहरण दे रखा है कि कैसे ये क्रिया तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये सिर्फ एक अभिकारक है और ये कैसे टूट कर अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ते हैं कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण में ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। ऊपर दी की अभिक्रिया का उपयोग शाम से फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया है इसको हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशेषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमें पहले संयोजन में पढ़ा था उसमें जब उत्पाद बनता है तो वायु ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स अलग है। इसमें ऊष्मा जो होती है वो, उसमें जो ऊर्जा होती है वो अवशोषित होती है, तो उसमें हम उसे हम ऊष्माशेषी अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे ये क्रियाकलाप है और फ्रेंड्स ये प्रश्न है, ये जो भी बॉक्स में प्रश्न है जितने भी इस चैप्टर में है वो सब के आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई सा आंसर नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इनके आंसर होंगे और कैसे होएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अगली है हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक लोहे की कील है। जब इसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील, फ्रेंड्स ये देखिए इस पर एक भूरी परत जम गई। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें इस कील को डाला गया। फिर जब इसको कील को निकाला गया तो ये ऐसे कलर की हो गई, और जो हमारा विलयन था वो ये ऐसा प्रकार का इस कलर का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक परखनली स्टैंड होता है और ये परखनलियाँ होती है, ये इन्हें हम परखनली बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है, जैसे कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ विस्थापन हुआ है, यहाँ पे वैसे की वैसे सिर्फ यहाँ पे कॉपर और आयरन का विस्थापन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये विस्थापन अभिक्रिया कुछ उदाहरण है, इन्हें हम पढ़ते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बनकर जिंक सल्फेट हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ये कॉपर है, ये कॉपर है जो यहाँ पे जिंक हो गया, और ये कॉपर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये विस्थापन हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे ये कॉपर क्लोराइड था, तो ये कॉपर क्लोराइड विस्थापन होकर लेड क्लोराइड हो गया और कॉपर यहाँ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे ये विस्थापन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी पता नहीं कौन तीसरी अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको विस्थापन अभिक्रिया की एक बढ़िया परिभाषा बताता हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कैसे विस्थापन अभिक्रिया होता है। फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको समझाता हूँ और भी अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। फ्रेंड्स जैसे हमने मान लिया ये एक ए बी, ये एक उत्पाद है, इसमें हमने प्लस करा सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर ये बन गया, यहाँ पे फिर ये जाके बन गया AC प्लस बी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये विस्थापन हो गया। ये जो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे सी था वो इसके साथ हो गया, और जो यहाँ पे बी था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बी आ गया, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे CuSO4 प्लस Zn यानी जिंक SO4
प्लस Cu। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे क्या विस्थापन हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये Zn था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाके विस्थापित हो गया, और जो यहाँ पे कॉपर था, ये कॉपर यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपर यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ आ गया, और ये CO का यहाँ पे आ गया, और SO यहाँ पे 4 ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे हम देखते हैं अपनी तीसरी अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स हमारी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी फ्रेंड्स आपको नाम से पता लग रहा होगा, द्विविस्थापन यानी 2 बार विस्थापन करने वाली अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया को। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय यानी जो घुलता नहीं है, उसे हम अविलय बोलते हैं। इस अविलय पदार्थ को अवशेष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवशेष कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवशेष का निर्माण होता है, उस अवशेष पर अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो श्वेत रंग का एक पदार्थ है, ये हमने पिछले पेज में एक क्रिया का है, उसमें ये श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण हुआ है जो जल में अविलय है। ये इस अविलय पदार्थ को अवशेष कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवशेष का निर्माण होता है उसे हम अवशेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसका एक उदाहरण है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, और ये बेरियम सल्फेट है। यहाँ पे ये विस्थापन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, यानी क्लोराइड का विस्थापन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया और यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों होता है कि बेरियम +2 प्लस SO4-2 की अभिक्रिया में BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट की अवशेष का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। एक ये फ्रेंड्स एक ये बुक में, एक मैं आपको अपने आप से ही बताता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा पक्का यकीन है कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा और नोट भी किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे अब अपना अगली अभिक्रिया उपचयन और अपचयन। फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर क्लोराइड कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला परत क्यों बना? फ्रेंड्स ये अब हम देखेंगे कैसे क्या होता है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यदि इस गर्म पदार्थ में CuO के ऊपर, यानी ये जो है फ्रेंड्स ये बना है कौन सा, कॉपर ऑक्साइड, इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें फ्रेंड्स हमने ऑक्सीजन प्रवाहित किए तभी ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर फ्रेंड्स अगर इसमें हम हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो वो आगे हम देखते हैं। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होएगा। फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे तो इसमें हमें कॉपर प्राप्त होएगा यानी Cu प्राप्त होएगा, और ये जो H2O यानी जल का है ये अलग हो जाएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी ऐसी अभिक्रिया
जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम कह सकते हैं कि यह उपचयन हुआ है। तो यही इसका फ्रेंड्स परिभाषा हो जाएगी। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी हानि होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये एक अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी जो ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला उपचयन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख रहा होगा फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन प्रवाहित करी तो ये ऑक्सीजन की हानि हुई, तभी ये अलग यहाँ पे जाकर सिर्फ कॉपर और जल अलग अलग हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सी हमारी अगली अभिक्रिया है। फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यानी हानि हुई है, इसलिए ये अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को हम उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे उपचयन अपचयन की जगह तो रेडॉक्स अभिक्रिया ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, आपको यहाँ पे उदाहरण दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन है, ये कैसे अपचयन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है, यहाँ पे ये अपचयन है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया यानी इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है यानी ये उपचयन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। फ्रेंड्स, ये देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के यहाँ पे कुछ उदाहरण है। यहाँ पे जैसे जेड जिंक ऑक्सीजन प्लस कार्बन, यहाँ पे जिंक और CO है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो जिंक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जाकर यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है। और फ्रेंड्स, जो कॉपर है, कार्बन है, ये यहाँ पे जाके कार्बन ऑक्सीजन बन गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा नोट्स में। अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZN उपचयित होकर ZN बनता है। अभिक्रिया में HCl यानी Cl2 यानी क्लोराइड उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में उपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, जब किसी हम पदार्थ में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की हानि या वृद्धि होगी तभी हम उसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता तो हम उसे अपचयन या उपचयन अभिक्रिया नहीं कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। ये 1.3, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? फ्रेंड्स, हम उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रभाव है संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, लोहे की वस्तुएं जो होती हैं वो जब नई होती है तो वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लाल युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा उस पर भूरी परत चढ़ जाती है जो कि नमी के कारण हो जाता है और उसे हम बोलते हैं जंग लगना बोलते हैं हम। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता है भाई आपने
चांदी या तांबे पर चलने वाली कोई परत के रंग पर पता है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बताएंगे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल यानी फ्रेंड्स अम्ल यानी क्या होता है, खट्टा, आर्द्रता आदि यानी आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संरक्षित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं इसकी एक बार और परिभाषा बता देता हूँ। जब हमारे आसपास अम्ल या आर्द्रता की संपर्क में कोई वस्तु लोहे की वस्तु कोई आती है तो उस पर संरक्षण होता है। इस प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोहे पर जंग लेना होता है उसे ही हम संरक्षण कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आपसे पूछा था पहले कि क्या आपको चांदी के या तांबे के ऊपर परत का पता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको ये जरूर याद रखना है कि जो चांदी के ऊपर है वो काली परत जमती है और जो तांबे के ऊपर है हरी परत चढ़ना संरक्षण का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स आप अपने घर में भी देख सकते हैं, कोई चांदी की चीज़ हो तो उस पर आपको काली परत दिख जाएगी, या तांबे का कोई बर्तन हो तो उस पर आपको हरी कलर की परत दिख जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत सस्ती होती है। फ्रेंड्स ये होता है कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, ये सब फ्रेंड्स क्या है, लोहे से बनी होती है, तो इनको बहुत हानि पहुँचती है जब ये संरक्षण होता है। तो लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी समस्या है। लोहे पर जंग लगना होता है तो लोहा क्या है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो फिर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने पर हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। फ्रेंड्स इसमें बदलने में बहुत पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पढ़ा अभी संरक्षण। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तिगंधिता। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा व्यक्तिगंधिता कैसा, मतलब अजीब सा नाम है। व्यक्तिगंधिता यानी गंदा, गंदी स्मेल। इसमें हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वसायुक्त अथवा थैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। फ्रेंड्स अगर हम वसायुक्त अथवा थैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्रेंड्स अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और उसमें उसका जो स्वाद है वो अजीब सा हो जाता है ना फ्रेंड्स। जो हमारे घर में फ्रेंड्स जो सब्जी होती है वो सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी ये प्रक्रिया होती है कि इसमें हम तेल डालते हैं जो वसा युक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ते हैं। उपचयित होने पर तेल ऐसा वसा व्यक्तिगंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद गंध बदल जाते हैं। उपचयित फ्रेंड्स यहाँ पे उपचयित शब्द आपको दिख रहा होगा, ये उपचयित शब्द है। उपचयित में क्या करता है फ्रेंड्स, हमने जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है होने पर तेल या वसा व्यक्तिगंधित हो जाते हैं। यानी ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो तेल और एवं वसा व्यक्तिगंधित यानी वो खराब हो जाते हैं, स्वाद में और गंध में खराब अजीब से हो जाते हैं तथा उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। प्राय थैलियाँ या तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि थैलियाँ या वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ का नाम बताइए तो आप उसे बोलिए कि उसे हम ऑक्सीकारक कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। फ्रेंड्स वायुरोधी यानी जो ऐसा कोई बर्तन होगा, अगर ऐसा कोई मतलब डिब्बा होता है जिसमें हम एयर टाइट होता है वो, उसमें हवा जल्दी से पास नहीं होती फ्रेंड्स, तो उससे हम
बचा सकते हैं ख़राब होने से चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आपको ये जानकर कि जो जो चिप्स की थैलियाँ वो ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस युक्त कर देती हैं तो ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जो भी हमारे जो चिप्स पैकेट कुरकुरे वुरकुरे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आप बॉक्स के प्रश्न है, ये आपको खुद हल करने हैं फ्रेंड्स, ये खुद। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको बताऊँगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू।